वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास है ये। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 क्लासेस देख चुके हैं। उनमें है ना फेराडे के फर्स्ट लॉ और उस पे बेस्ड जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम क्लास 1 में सोल्व कर चुके हैं। ये है क्लास 2। ये क्लास 3 है एक्चुअली। इसमें भी है ना जो फेराडे के जो फर्स्ट लॉ है उस पे बेस्ड है ना न्यूमेरिकल करेंगे पर किस किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास के लास्ट में आपको क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो हमने देखा था कि फेराडे के फर्स्ट लॉ से हमने मेनली इसमें सबसे पहले तो पढ़ा था हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि जिसका क्वालिटेटिव जो स्टडी करी थी ना हमने, तो उसमें हमने देखा था डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना, जो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वो है ना फेवर करा जाएगा। तो मतलब लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस आयन का होगा वो है ना इलेक्ट्रोड और मतलब इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा, कैथोड और एनोड पे जाएगा। और कैथोड पे उसका रिडक्शन होएगा कैटायन का और एनोड पे क्या होएगा आयन का ऑक्सीडेशन होएगा, ठीक है। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल का अगर कैटायंस का अगर हमें ऑर्डर एक बार रिवाइज करना हो तो हम कैटायन का ऑर्डर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कैटायन का अगर हमें ऑर्डर रिवाइज करना हो तो कैटायन का ऑर्डर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, फिर उसके बाद में सोडियम का होता है, फिर कैल्शियम +2 का होता है, फिर उसके बाद में मैग्नीशियम +2 का। यहाँ पे देख रहे हैं, इसको याद करने का क्या ट्रिक था। सब पोटेशियम हो गया ये, है ना, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद में हम देख रहे हैं पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम +2 का आ रहा है, ठीक है। और उस पोटेशियम से कम किसका आ रहा है, सोडियम का। और सोडियम से भाई हमारी पीरियोडिक टेबल रहती है, उसमें पीरियोडिक टेबल रहती है तो सबसे उसमें पोटेशियम रहता है, फिर उसके सॉरी है ना सोडियम रहेगा, फिर उसके बाद में पोटेशियम रहेगा, इधर कैल्शियम रहेगा, इधर मैग्नीशियम रहेगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में। और इनके आगे फिर इधर एल्यूमिनियम आएगा पी ब्लॉक में, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, पोटेशियम का है, फिर कैल्शियम का है, ये ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद में है ना पोटेशियम से कम है ना कैल्शियम +2 का है, और सोडियम से भी कम किसका है, मैग्नीशियम +2 का है। लेकिन इनका भी ऑर्डर अगर देखा जाए तो जो नीचे वाला है ना कैल्शियम +2 का ज़्यादा है मैग्नीशियम +2 से, और सोडियम का पोटेशियम का ज़्यादा है सोडियम से, और मैग्नीशियम का है ना एक तरीके से ऑर्डर ये निकल जाता है कि सोडियम का ज़्यादा है मैग्नीशियम से और पोटेशियम का ज़्यादा है कैल्शियम से, और है ना सोडियम और मैग्नीशियम का ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। तो इस प्रकार से इस ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है एल्यूमिनियम +3 का डिस्चार्ज पोटेंशियल है। फिर इसके बाद में जिंक +2 का। ये तो कौन से थे, सेकेंड पीरियड के थे सारे, सेकेंड और थर्ड पीरियड के, ठीक है। फिर जिंक +2 का है। फिर उसके बाद में ना जिंक +2 से कम है ना H+ आयन का है, फिर कॉपर +2 आयन का है। और हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉपर +2 आयन का है ना कम है, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट वाला का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है ना तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है, कॉपर प्लस आयन, कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पे। तो उससे आपको ये चीज़ ध्यान रह जाएगी कि कॉपर +2 का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो H+ आयन से कम है। और उसके बाद में किसका है, Ag+ का है।
और फिर सबसे कम Au+ का। तो ये तो है कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल। एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर उसके बाद में ये जो रिमेनिंग हैलाइड्स है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है अप टू डाउन जाने पर, ठीक है। ये हो गया एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल। फिर सल्फेट, फ्लोराइड से कम सल्फेट का है, सल्फेट से कम नाइट्रेट का है, और नाइट्रेट से कम भी OH- आयन का है, ठीक है। इसके बाद में अगर है ना डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन हो, ठीक है, वेरी डाइल्यूट अगर NaCl का सॉल्यूशन हो तो उस कंडीशन में क्या होएगा, क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा देन द OH- आयन का। तो मतलब OH- आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होएगा, क्लोराइड से कम हो जाएगा। और अगर वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब वेरी कंसनट्रेट या फिर कंसनट्रेट H2SO4 ही बोल देते हैं, नॉट वेरी कंसनट्रेट H2SO4 होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो SO4-2 का है ना डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- आयन से कम होता है। तो यह है इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर। जो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होएगा वो स्पीसीज क्या होएगी, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होएगी या लिबरेट होएगी, ठीक है। इसके बाद में हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फेराडेज फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, उसका जो वेट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। W क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इन कूलाम में है, कूलाम में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब हमें पता है Q = IT होता है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू INT। यहाँ पे I किस में रहता है, जो धारा रहती है उसका एम्पियर में रहती है, और टाइम की यूनिट क्या रहती है, सेकंड रहती है, ठीक है। इसके बाद में हमें अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा Z, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया Z, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। जो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर है ना मेटल या फिर मेटल आयन पर, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल और या फिर मेटल आयन की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब W इज इक्वल टू क्या है, ZIT। अगर हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो करते हैं, 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करते हैं, तो ये इस करंट को क्या बोलते हैं, हम 1 कूलाम करंट बोलते हैं। तो IT की जगह क्या आ जाएगा, 1 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस जो डिपॉजिट होएगा वो कितना होएगा ग्राम में, हाँ। तो W इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ZIT आया, ठीक है। तो अब IT की जगह हमने 1 कूलाम रख दिया, तो W जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस जो डिपॉजिट हुआ है वही क्या है, Z है। तो मतलब क्या है, Z की अगर डेफिनेशन दी जाए तो ये होगी 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस है ना ग्राम में जो डिपॉजिट होता है ना, वही क्या है, Z है, ठीक है। 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करी हमने, तो जो भी अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो उस मेटल आयन, मेटल या मेटल आयन के लिए क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया। 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जितना ग्राम है ना सबस्टेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है वही क्या है, Z है। अब हमें पता है कि एक फेराडे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होएगा, इस चार्ज को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल इज इक्वल टू क्या होता है, कोई भी संख्या कितनी, अवोगाद्रो नंबर। तो 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 16
1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम पर मोल। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा 96500 कूलाम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे है ना कितना चार्ज है, 96500 कूलाम है। ठीक है ना, इतना है। और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, 1 फेराडे बोलते हैं इतने कूलाम को। तो है ना 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टांस है ना डिपॉजिट होता है 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, मतलब 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। और 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कितना होएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 ग्राम, है ना, इतना ग्राम सबस्टांस डिपॉजिट होएगा। अब ये नंबर ऑफ ग्राम, एक ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, जो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास होएगा। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना ग्राम है, तो क्या आ जाएगा, 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस जो डिपॉजिट हुआ है वो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 ग्राम हो जाएगा, है ना। ये इतना ग्राम क्या होगा, ये सबस्टांस डिपॉजिट होएगा। और हमें पता है कि जो 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस डिपॉजिट होता है उसे हम क्या होता है, जेड होता है उस मेटल या मेटल आयन के लिए। और ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये होता है। ठीक है, 96500। अब हमने ये जेड की वैल्यू निकाल ली। जेड की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे m अपॉन एन इंटू 96500, ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई। और हमारे पास w इज इक्वल टू क्या था, जेड आई टी था। तो जेड की इस वैल्यू को हम यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। तो m अपॉन एन इंटू 96500 इंटू आई टी, ये आ गया हमारे पास w इज इक्वल टू, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में अगर अब इसी फॉर्मूले को हम बारी बारी से मॉडिफाई करेंगे डिफरेंट तरीकों से। तो अगर इस m को अगर हम है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर नीचे ले आते हैं तो w बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन एन एफ, जो 96500 कूलाम की जगह हम फेराडे भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी है ना अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसे क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ ए मोल्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ सबस्टांस के कितने जो डिपॉजिट हुए हैं, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ डिपॉजिटेड सबस्टांस, वो क्या हो जाएंगे, आई टी अपॉन एफ के, है ना, डिपॉजिटेड। नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ डिपॉजिटेड जो सबस्टांस होएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, आई टी अपॉन एफ, आई टी अपॉन एन एफ के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अब हमें अगर गैस के सेंस में लेना है तो हमें पता है कि गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो गैस के मोल्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, है ना, ये है ना गैस के मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, VL अपॉन 22.4 लीटर। तो हमने है ना नंबर ऑफ जो डिपॉजिटेड या लिबरेटेड सबस्टांस है उसकी जगह VL अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू IT अपॉन NF लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो लिबरेट होएगा वो कितना रहेगा, VL इज इक्वल टू IT अपॉन NF इंटू 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस है ना लिबरेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये देखा था। नेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास है W इज इक्वल टू M अपॉन N इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाई आई टी, है ना। हमें पता है अगर आई टी अपॉन एफ, है ना, आई टी को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू अपॉन एफ को है ना, अगर ये दिया हुआ हो कि एक्स फेराडे है, एक्स फेराडे है ना, क्यू अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स फेराडे। तो इस आई टी अपॉन एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो कितना क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन इंटू एक्स। ठीक है, एक्स फेराडे इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है, एक्स फेराडे इलेक्ट्रिसिटी। भाई जैसे है ना इसमें कि क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, कोई भी गुलाम रहेगा, है ना, जैसे
है ना। जैसे ये कुछ भी गुलाम रहेगा, Q इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रहेगी और 96500 गुलाम आएगा, है ना। इसका भाग देंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जो भी होएगा वो x फेराडे हो जाएगा, इतने फेराडे। अगर ये वैल्यू 96500 गुलाम ही है तो ये कितना x के इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर ये इसका डबल है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कितने फेराडे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने ये देखा था। अब जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी, ये फॉर्मूला था। अब W इज इक्वल टू, अगर m है ये, ठीक है, तो m बाई एन को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं। नहीं, m बाई एन को तो हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, m बाई एन को क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं, है ना। देखो m बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन f, है ना, इनटू आई टी, ठीक है। और ये क्या हो गया W। अब अगर W में हम जैसे है ना मोलर मास का भाग देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आते हैं। अगर उसी तरह W में अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास का भाग देंगे तो क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W बाई जी, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और हमें पता है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी अपॉन एफ, आई टी अपॉन एफ, है ना। आई टी अपॉन एफ को हम क्या लिख रहे थे, एक्स फेराडे, ठीक है। तो एक्स फेराडे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, कितने फेराडे हैं, इज इक्वल टू एक्स फेराडे। अगर 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी तो कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, सबस्टांस डिपॉजिट होएगा। समझ में आया कि कैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टांस निकाला था, ठीक है। तो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कितना अमाउंट ऑफ कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होएंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होएगा। मतलब कितने किसके बराबर ये रहेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर क्या होगा कि अमाउंट है ना डिपॉजिट होएगा, जो भी आयंस रहेंगे उनके, ठीक है। तो यही जो चीज़ें हैं ना हमने इस वाले यहाँ पे स्टडी करी है। जो फॉर्मूलाज का यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या निकल के आया, W इज इक्वल टू जेड की जगह हमने लिखा m अपॉन एन एफ इंटू आई टी, ठीक है। फिर ये m है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया तो ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आई टी अपॉन एन एफ आ गया। फिर इसके बाद में है ना m अपॉन एन को क्या लिख सकते हैं हम, है ना ग्राम इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं। तो W बाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। और ये आई टी अपॉन एफ से है ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ आ गया, ये चीज़ आ गई, है ना। इज इक्वल टू है ना कितने फेराडे, एक्स फेराडे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। वॉल्यूम हमने निकाल, अगर गैस का वॉल्यूम निकालना है तो आई टी अपॉन एन एफ इंटू 22.4 लीटर, और आई टी अपॉन एफ क्या है, कितने फेराडे हैं, बस, है ना, नंबर ऑफ फेराडे, ठीक है, आई टी अपॉन एफ की वैल्यू। सिमिलरली ये है ना जो कैथोड है उस पर भी यही सेम फॉर्मूलाज वर्क करेंगे, है ना, कितना सबस्टांस है ना डिपॉजिट हुआ। अब हमने एक चीज़ देखी थी लास्ट क्लास में, आई टी अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए मोल्स, है ना।
भाई आई टी अपॉन एफ की जगह हमने लिखा था कि एक्स फेराडे लिखा था, है ना, आई टी अपॉन एफ, है ना, आई टी अपॉन एफ। एफ क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, तो एन ए इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और आई टी क्या है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उन पे चार्ज, मतलब कितना गुलाम होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो है ना, एन नोड अपॉन एन नोड मल्टीप्लाइड बाई ई, है ना, भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आई टी अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, मोल्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉन हो गया, इज इक्वल टू एक्स फेराडे हो गया। आई टी अपॉन एफ को हमने क्या बताया था, एक्स फेराडे हो गया, और एक्स फेराडे इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, ये डब्ल्यू अपॉन एम बाई एन था, तो एन फिर बाद में ऊपर चला गया, ठीक है, एन क्या है कि बाद में ऊपर चला गया, है ना, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गए। अब इसमें डब्ल्यू बाई एन, एम को क्या लिख दिया, मोल ऑफ द सबस्टांस, है ना, मल्टीप्लाइड बाई जो एन फैक्टर है। एन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल सबस्टांस के फॉर्मेशन पे के इलेक्ट्रोड्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या लॉस किए, वो है एन है, ठीक है। उसके बाद में आई टी अपॉन एफ को क्या लिख सकते हैं हम, जो मोल्स है, ये क्या है, मोल्स है ना, मोल्स ऑफ सबस्टांस है। तो मोल्स ऑफ सबस्टांस को हम क्या लिख सकते हैं, वी एल अपॉन 22.4 लीटर लिख सकते हैं गैस के सेंस में, ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सबस्टांस फॉर्म इन द सॉल्यूशन, राइट, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से ओवरऑल ये फॉर्मूलेज एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अब एक चीज आपने ये देखी थी कि, है ना, नंबर ऑफ ए मोल्स, है ना, जब डब्ल्यू बाई एम इज इक्वल टू क्या हुआ था, आई टी अपॉन एन एफ हुआ था। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ए मोल्स है ना, नंबर ऑफ ए मोल्स है, इज इक्वल टू क्या है, आई टी अपॉन एन एफ। अगर हम, है ना, जैसे कि डिफरेंट, है ना, अगर जो सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर वो, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब है कि उनमें जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब आई टी अपॉन एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो डिफरेंट अगर सेल्स है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स उनके सबस्टांस के कितने डिपॉजिट होंगे, तो वो, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे 1/n के। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1/n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए Cl2 गैस प्रोड्यूस्ड एट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए MgCl2 विच प्रोड्यूस 6.5 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम। अगर प्रोड्यूस कर रहा है कैथोड पे कितना, है ना, मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है, 6.5 मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर, है ना, मैग्नीशियम Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से Mg में कन्वर्ट हो रहा है बाय द गेन ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अभी इसके, है ना, इसका मोलिकुलर मास कितना है, मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास कितना है, 24 है, ठीक है। और हमारे पास जो W कितना आया है, 6.5 ग्राम आया है, ठीक है। इसके बाद में अगर इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखें, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखें तो m, पहले तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, तो m बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इसका हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है, 12/2, है ना, सॉरी 24/2 इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब इसका जो है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, W अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो 6.5/12, ये इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जैसे कितना क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो Cl माइनस है, इसका क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाले Cl2 का, तो कितना हो जाएगा, 71/2 इज इक्वल टू 35.5, ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, W अपॉन 35
अपॉन 5, ये क्या हो गए इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6.5 मल्टी डिवाइडेड बाई 12, तो इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये W आ जाएगा। या फिर यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम निकालना है ना इसका, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि IT अपॉन एफ है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम के सेंस में ही देख लेते हैं, इसे W के सेंस में नहीं देखते हैं। N इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। N इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास पता है कि VL अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या है कि ये नंबर ऑफ है, क्या है मोल्स है ना, गैस के मोल्स है, तो IT अपॉन NF, ठीक है। हाँ, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए ना, ये किसके बराबर हो गई, ये IT अपॉन एफ के इक्वल हो गए, ठीक है। तो IT अपॉन एफ हमने कितना निकाल लिया यहाँ पे 6.5 अपॉन 12, ये क्या हो गया IT अपॉन एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, VL निकालना है। तो ये अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस निकालना है, तो VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT अपॉन NF इंटू 22.4 लीटर, और IT अपॉन NF की वैल्यू हमें पता है कितनी है, करंट जो पास हुआ था वो कितना है 6.5 अपॉन 12 है ना, और N की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो इज इक्वल टू 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई, है ना। तो इन सबको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्लोरीन की वो कितनी आएगी 6.06 लीटर, है ना। वो एनोड पे है ना Cl2 है ना लिबरेट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल्टन AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द करंट ऑफ ए 0.5 एम्पियर, है ना। 0.5 एम्पियर करंट पास किया जा रहा है टू प्रोड्यूस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्ड, 27 ग्राम। अब हमें पता है AlCl3 एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे एल्यूमिनियम सॉलिड हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। किस पे होएगा, ये कैथोड पे होएगा, रिडक्शन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन के साथ हो रहा है, तो N इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर है ना इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर देखें तो ग्राम इक्विवेलेंट मास 27/3 हो जाएगा, तो मतलब 9 हो गया, ठीक है। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिपॉजिट हुए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर देखें तो 27/9 अगर करेंगे ना तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, 3 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, 3 ग्राम इक्विवेलेंट है ना डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के डिपोजिशन के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 1 फेराडे चाहिए। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिपोजिशन के लिए हमें कितनी 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो Q अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। Q अपॉन एफ की वैल्यू 3 है। अब हमारे पास I दे रखा है ना, T दे रखा है, और 96500 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं सेकंड में। I कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू 96500 इंटू 3, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96500 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 0.5 एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में हमें टाइम मिल जाएगा। इसे ऐसे करेंगे, यह आ जाएगा 6, तो 96500 मतलब 96500 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये सेकेंड्स होएगा टाइम जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी 0.5 एम्पियर फ्लो करी गई है। अब यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्ड, कितने 3 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्म हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी ग्राम एटम्स,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, है ना। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट अगर ये सबस्टांस है ना, तो तीन इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। हाउ मेनी फेराडे आर यूज्ड, 3 फेराडे यूज हुआ। हाउ लॉन्ग डिड करंट पास, वो टाइम वैसे निकाल ही लेंगे। और हाउ मेनी लीटर ऑफ Cl2 गैस विल बी लिबरेटेड, तो कितनी 3 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 35.5 लीटर होती है। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मतलब 105 के 35.5 तो उसका वो रहता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास रहता है, ठीक है। तो उसे अगर वॉल्यूम से वैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा। अब देखिए कितने 3 ग्राम इक्विवेलेंट है ना इसके एल्यूमिनियम के डिपॉजिट हुए हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 9 ग्राम आएगा। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 ग्राम आएगा, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड कितने हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड है, क्योंकि 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो 1 फेराडे में ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 फेराडे में 3 मोल इलेक्ट्रॉन रह गए। हाउ मच फेराडे, तो 3 फेराडे यूज हुए हैं, 3 ग्राम इक्विवेलेंट बन रहा है। टाइम इससे कैलकुलेट कर ही लेंगे। नेक्स्ट है, इफ 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन एनोड देन 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एक्स फैक्टर होता है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एक्स फैक्टर इज इक्वल टू मोल निकाल लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट 3 है, एक्स फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो इज इक्वल टू 1.5 मोल रहेगा। 1 मोल का मतलब कितना होता है, किसी का भी वो 22.4 लीटर होएगा, तो 1.5 मोल का मतलब 33.6 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है ना क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 710 ग्राम ऑफ ए क्लोराइड गैस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ ए NaCl, ठीक है। व्हाट वेट ऑफ ए NaOH, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए H2 गैस इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे है ना ये NaCl का सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि है ना जैसे कैटायन कौन सा है, यहाँ पे H+ और Na+ है, तो इसका क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा, तो ये डिपॉजिट होएगा किस पे, है ना, उस पे एनो कैथोड पे होएगा, तो ये H2 गैस लिबरेट होएगी कैथोड पे। और यहाँ पे Cl- और OH- में से Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना कम है, तो यहाँ पे है ना एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट होएगी, ठीक है। अब है ना जो Cl2 के है ना कितने ग्राम लिबरेट हो रहा है, 710 ग्राम लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके मोल्स निकालेंगे, जो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 71 होता है, तो इसके मोल्स कितने आ गए, 10 मोल आ गए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होएगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है भाई, ये अगर देखें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला, 710 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 71 होता है, तो कितने 10 मोल आ गए। अब 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, तो 10 मोल इज इक्वल टू 224.4 लीटर यहाँ पे ये Cl2 लिबरेट हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 10 मोल का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय एक्स फैक्टर। यहाँ पे ना Cl- से अगर Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, तो यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n, तो कितना होगा 20 है ना ग्राम इक्विवेलेंट है ना Cl2 लिबरेट हो रही है, ठीक है। 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 कितनी लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो मतलब 20 ग्राम के लिए 20 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करनी पड़ेगी, मतलब 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब IT अपॉन F इज इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो IT इज इक्वल टू क्या आ गया 96500 इंटू 20, ये इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी है, मतलब ये 20 फेराडे हो गया एक तरीके से, 20 फेराडे।
नेक्स्ट है 20 ग्राम इक्विवेलेंट। अब 20 ग्राम इक्विवेलेंट अगर Cl2 लिबरेट हुई है तो कैथोड पे 20 ग्राम ही है ना, 20 ग्राम इक्विवेलेंट ही H2 लिबरेट होएगी, मतलब 10 मोल H2 होएगी। और 10 मोल H2 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि इसके लिए भी है ना H प्लस से ये अगर H2 में अगर कन्वर्ट होता है तो इसमें भी क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब है ना हमें पता है कि नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n, है ना, जो n फैक्टर रहता है। तो ये कितना है, 20 है, और हमें ये नंबर ऑफ ए मोल्स निकालना है। तो इसमें है ना n का भाग देंगे, n कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ ए मोल्स कितने आ जाएंगे, 10 मोल आ गए। ठीक है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर है, 10 मोल का मतलब 224.4 लीटर ऑफ H2। अब है 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना भाई। यहाँ पे जैसे है ना ये कितना, जितना है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना जो NaOH बनेगा ना, ये Na प्लस और ये OH माइनस आयन है ना, तो जितने है ना ये ग्राम इक्विवेलेंट लिए गए थे, है ना, 20 ग्राम इक्विवेलेंट है ना किसके, NaOH के बनेंगे। अब 20 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया NaOH के 20 मोल हो गए, है ना, क्योंकि इसका तो जो n इज इक्वल टू NaOH के केस में तो क्या है, 1 है। तो 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम, तो 20 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना हो गया, 800 ग्राम हो गया। तो जितना वो NaOH बना उसका वेट कितना हो गया, 800 ग्राम हो गया। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, a current of a 1.7 ampere is passed through 300 ml of a 1.6 m solution of zinc sulfate, ठीक है, फॉर 230 सेकेंड विद ए करंट एफिशिएंसी ऑफ 90%। ठीक है, करंट एफिशिएंसी भी दिया गया है, मतलब अगर जैसे हम 100% करंट देंगे तो उसमें 90% ही उसकी एफिशिएंसी है। जैसे अगर 1 गुलाम दिया तो वो जो काम में आया ना करंट, वो 0.9 गुलाम ही है। फाइंड मोलरिटी ऑफ ए जिंक प्लस 2 आयन आफ्टर डिपोजिटेड ऑफ ए जिंक, एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रिमेन किया है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ में क्या क्या दिया हुआ है, 1.7 एम्पियर करंट पास किया जा रहा है, 230 सेकेंड के लिए किया जा रहा है, थ्रू द 300 ml का सॉल्यूशन है, 1.6 मोलरिटी है उसकी। ठीक है, जिंक सल्फेट का है, ZnSO4 का ये सॉल्यूशन है। तो I इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, पहले तो I निकालेंगे, है ना, I इज इक्वल टू 90%। तो 1.7 का 90% कितना होगा, 90/100। तो हमने 1.7 एम्पियर पास करी है, लेकिन हमारे पास जो काम की एनर्जी है ना, कितनी एम्पियर है ना, 1.53 एम्पियर ही जा पा रहा है। ठीक है, तो IT/F इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो I कितना है, 1.53, और टाइम कितना है, 230 सेकेंड, और F की वैल्यू है 96500। तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। ठीक है, तो जिंक प्लस 2 है ना, कितना डिपॉजिट हो रहा है, नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने हैं जो डिपॉजिट हुआ है, 0.0036 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जिंक है ना, जिंक प्लस 2 से जिंक की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है ना कैथोड पे, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब वेट निकालेंगे कि कितना वेट है ना डिपॉजिट हुआ है। तो क्या होएगा, मोलिकुलर वेट कितना होता है, जिंक जिंक का 65.38 होता है। तो ये मोलिकुलर वेट इधर चला जाएगा और एन इधर ये बटा में आ जाएगा। ठीक है भाई ना, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, W/m/n होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। तो जितना जो अमाउंट है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट मास का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। लेकिन ये अगर ये W/m/n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, मोलर मास इंटू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो W कैलकुलेट होएगा इससे, वो कितना होएगा, 0.11 ग्राम होएगा।
वो तरीका थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से करेंगे कि 90% तो एफिशिएंसी है, वॉल्यूम कितना है इसका 300 ml है, ठीक है, और ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1.6 है ना ml है। अगर मिलीमोल निकाले है ना मिलीमोल निकाले ना इसमें जिंक सल्फेट के कितने मिलीमोल है, तो इसका जो मोलरिटी को है ना अगर ml से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा सॉल्यूशन है, तो इसमें मिलीमोल आ जाएंगे। वो कितने आ जाएंगे 480 मिलीमोल है ये ना। मिलीमोल किसके हैं जिंक सल्फेट के, मतलब 480 मिलीमोल इसमें जिंक +2 के हैं और 480 मिलीमोल किसके हैं सल्फेट आयन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कि कितने मोल्स है ना जो जिंक +2 के डिपॉजिट हुए हैं ना। तो IT अपॉन NF, IT कितना है पहले तो I निकालेंगे, 90% एफिशिएंसी है तो 1.7 इंटू 90/100। एन हमारे पास पता है 2 है ही, जिंक +2 से जिंक में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 230 सेकंड के लिए और 96500 ये हो गया गुलाम हो गया। और ये कितना है ये मोल आया। मोल को अगर है ना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा मिलीमोल आ जाएगा। भाई कहने का मतलब है ये जो 0.0018 है इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और 10⁻³ से ही भाग किया, तो ये तो करने पे कितना आ गया, ये हो गया मोल हो गया। तो अब इसको तो करने पे 1.8 मोल हो गया और ये 10⁻ऊपर गया तो 10⁻³ बच गया, -3 बन गया। तो 10⁻³ को क्या लिखते हैं हम ml लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 1.8 मिली मोल हो जाएगा इसका, है ना। तो कितने 1.8 मिलीमोल कितना हुआ डिपॉजिट हो गया। टोटल हमारे पास जिंक +2 आयन कितना था 480 मिलीमोल थे, तो 480 मिलीमोल में से 1.8 मिलीमोल माइनस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 478.2 मिलीमोल आ जाएंगे, ठीक है। अब है ना ये नंबर, अब जो मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 300 ml ही है। अब ये भी ml में लिया है तो मिलीमोल्स ले रहे हैं, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा। भाई इसकी यूनिट क्या है मिली मोल है और इसकी यूनिट क्या है मिली लीटर है, ठीक है, मिलीलीटर। तो ml से ml कैंसिल हो गया और मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं हम मोलरिटी बोलते हैं। तो 478.2 में 300 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा इसके मोल्स आ जाएंगे, तो 1 पॉइंट मोलरिटी आ जाएगी। तो जिंक +2 की जो मोलरिटी होएगी आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस कितनी रह जाएगी 1.7 से कितनी थी स्टार्टिंग में 1.6 से कितनी रह जाएगी 1.594 इसकी मोलरिटी रह जाएगी। तो इस प्रकार से है ना मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर वाले मेथड में थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसमें। भाई जैसे इसका वेट आया 0.11 ग्राम आया, ठीक है, 0.11 ग्राम इसका वेट आया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालते हैं इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 0.11 अपॉन मोलर मास 65.3 करते हैं। तो इससे क्या आता है हमारे पास मोल्स आते हैं वो जो भी आते हैं, ठीक है, 0.0018 ये कुछ करके मोल्स आते हैं, है ना। फिर इसको ये तो मोल्स रहते हैं, अगर इसे हम मिलीमोल में कन्वर्ट करते तो क्या आता 1.8 मिलीमोल आता, ठीक है। ये जैसे ये क्वांटिटी बिल्कुल कम आई है ना, तो अगर इसे है ना नंबर ऑफ मोल्स अगर उसके देखेंगे जैसे 1.6 है ना उसकी थी मोल पर लीटर थे तो 1 पॉइंट और है ना 1 लीटर में तो 1.6 मोल्स थे, तो 300 ml में कितने मोल रहेंगे, ठीक है। तो उससे कैलकुलेट करके वो थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन लेंदी हो जाता, तो वो कैलकुलेशन सॉल्यूशन तो इस तरीके से भी निकल जाता। भाई 1 पॉइंट है ना 1000 ml में कितना है 1.6 मोल है, ठीक है, 1.6 मोल पर लीटर का मतलब यही हो गया। तो 300 ml में कितना मोल आएगा 1.6 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 300 मोल आता, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 300 से 00 और ये 1.6 से फिर ये आ जाता 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये होता मोल होता। तो ये कितना आ जाता 0.48 मोल आ जाता है, ठीक है। अब इस 0.48 जो मोल है इसको अगर मिलीमोल में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते
3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाता, 0.48 को 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करोगे तो 480 मिलीमोल आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो ऊपर ये क्वांटिटी है इसे भी मिलीमोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.8 मिलीमोल आते हैं। तो इन है ना, जो ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी जिंक+2 की, और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस में जिंक+2 की, और कितना जो जिंक+2 डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिटेड कितना हुआ है, 1.8 मिलीमोल डिपॉजिट हुआ है। तो रिमेनिंग कितना हो जाता, 480 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 478.2 मिलीमोल क्या होगा कि ये रिमेनिंग रह जाता। अब इसकी जो कंसंट्रेशन निकाली जाती ना, तो फिर जो कंसर्न मोलरिटी निकाली जाती तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, यही होता है। अगर हमारे पास ये जो मोल्स भी कैसे मिलीमोल है तो वॉल्यूम हम है ना ml में ले सकते हैं। तो 478.2 डिवाइडेड बाई 300 ml, और ये हो गया मिली मोल। तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा तो क्या यूनिट रह गई, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को ही हम बोलते हैं मोलरिटी। तो ये कितनी आ जाती, 1.9594 मोलर इसकी, मतलब आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस जो जिंक+2 है उस जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, जिंक+2 की मोलरिटी सॉल्यूशन में कितनी रह जाती, 1.594 रह जाती। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है करंट ऑफ ए 0.3 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, ठीक है, थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट, देन 3 ग्राम ऑफ ए कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो कैलकुलेट करें करंट एफिशिएंसी, है ना, करंट एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो टाइम को हम सेकंड में लेंगे, 7260 सेकेंड्स, है ना, और ये हो गया एम्पियर हो गया। तो इस है ना IT/F वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए फेराडे हो जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ ए फेराडे हो जाएंगे। अब IT/F का मतलब हो गया नंबर ऑफ ए फेराडे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ ए फेराडे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर है ना करंट की 100% एफिशिएंसी रहेगी तो कितना ग्राम है ना सबस्टांस डिपॉजिट होएगा। तो इसमें कॉपर+2 है ना, कॉपर+2 से कॉपर सल्फेट, हाँ कॉपर N इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और 3 एम्पियर करंट है, ये टाइम हो गया, और ये इसका क्या है, IT/F हो गया, और ये M/N हो गया। तो ये क्या हो गया, M/N इंटू IT/F इज इक्वल टू, यही तो W होता है, तो इन सब की वैल्यू रखी तो W कितना आ गया, 7.1 ग्राम आ गया। अगर है ना 100%, 7.1 ग्राम कब डिपॉजिट होता, जब इलेक्ट्रिसिटी 100% होती, और जब 3 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तब जो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी है ना, 3 ग्राम ही डिपॉजिट हो पाया, तो 100/7.1 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी कितनी है, 42.21% ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एम्पियर करंट वाज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए अननोन साल्ट, ठीक है, ऑफ ए प्लेडियम का अननोन साल्ट है, ठीक है, 1 आवर के लिए पास करा है। 2.7 ग्राम ऑफ ए प्लेडियम वाज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एटॉमिक वेट है प्लेडियम का 106.4 ग्राम पर मोल है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर करंट है और कितने 1 घंटे के लिए हो रहा है, तो सेकंड कितनी हो गई, 3600 सेकंड के लिए पास हो रहा है, ठीक है, और 2.97 ग्राम है ना ये डिपॉजिट हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, तो w की वैल्यू रख दी हमने 2.97 रख दी, और m हमने रख दिया 106.4 हो गया, 96500 रख दिया, और it की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें n की वैल्यू है ना कितनी कैलकुलेट होके आ जाएगी, कैलकुलेशन से 4 आ गई। अब 4 का मतलब हो गया प्लेडियम +4 ऑक्सीडेशन से, है ना, प्लेडियम है ना Pd है ना 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर साल्ट का ऑप्शन भी दे ना तो शायद PdCl4 PdBr4 है ना, ये सब साल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसका एक तरीका ये भी है, W इज इक्वल टू NF इंटू IT। यहाँ पे W 3 ग्राम दिया हुआ है, और ना उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है जी 63.5 है। I हमें कैलकुलेट करनी है ही, ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है, N हमें पता है 2 है ही, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा है 96500, तो I कितना हो गया
कितना 1.266 एम्पियर है ना। करंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसमें ये दिया हुआ था 3 एम्पियर करंट पास कर रहा है, लेकिन अगर जो 3 ग्राम सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है ना, उसका मतलब है ना यहाँ पे आई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 ग्राम सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन इनिशियली वो आई कितना पास कर रहा है, 3 एम्पियर पास कर रहा है। तो अगर एफिशिएंसी निकाली जाएगी तो जो रिजल्टेंट आई हो गया डिवाइडेड बाय जो भी आई इनपुट किया गया था मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा, करंट एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एफिशिएंसी को। नेक्स्ट है ये सब टाइप की चीज़ें होप सो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है, इफ एन नंबर ऑफ एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन देन पासेस ऑफ एन फेराडे इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस। ठीक है, अगर एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे चार्ज है, और एन मोल इलेक्ट्रॉन अगर यूज हो रहे हैं मतलब एन फेराडे यूज हो रहे हैं, इनडायरेक्टली यही मतलब हुआ। तो ना अगर इफ एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन में एन मोल इलेक्ट्रॉन है ना, हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देखते हैं कि है ना 1 मोल सबस्टांस को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ना। तो एन मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देन पासेस ऑफ एन फेराडे इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट, है ना, एन फेराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है तो वो ना कितना सबस्टांस लिबरेट करेगी, 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस है ना लिबरेट करेगी। बट फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सबस्टांस के लिए हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सबस्टांस के लिए हमेशा कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ ए ग्राम इक्विवेलेंट W अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है IT अपॉन F, है ना। तो अगर ये 1 फेराडे रहेगा तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, 1 फेराडे चाहिए, लेकिन अगर है ना 1 मोल सबस्टांस डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए कितने फेराडे चाहिए, n फेराडे चाहिए, जितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे उतने फेराडे चाहिए। अब जैसे सपोज करो ये कोई है ना Mn+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे ये n इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये 1 मोल सबस्टांस में डिपॉजिट हो गया, तो इसमें कितने फेराडे इन्वॉल्व हुए, जितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए उतने फेराडे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम हुए। फॉर एग्जांपल है एल्यूमिनियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये एल्यूमिनियम सॉलिड में की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने फेराडे चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिक्वायर्ड हुए हैं 1 मोल के लिए। भाई एक एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक एटम है, तो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि Mg+2 का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल Mg+2 आयन का 1 मोल Mg+2 आयन्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे ना Mg में कन्वर्ट होने के लिए, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। इसी प्रकार है ना H2O का अगर रिडक्शन करेंगे, सॉरी ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है, तो है ना अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, 4 फेराडे हो गई। इसी प्रकार H2O का अगर रिडक्शन करना है, रिडक्शन से H2O गैस निकलेगी तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, 2 फेराडे पास करेगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेशन के लिए 1 ग्राम, अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी है ना चाहिए होगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 के लिए भी 1 फेराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट Cl2 के लिए भी, चाहे किसी का भी हो, चाहे गैस हो चाहे कोई है ना सॉलिड सबस्टांस हो, अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना तो उसके लिए कितनी 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। जैसे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर के लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के लिए,
सब के लिए है ना 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। वहीं अगर 1 मोल की बात करी जाए तो वहाँ पे फिर 1 मोल सबस्टांस की बात करी जाए तो वहाँ पे फिर है ना जो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतने ही फेराडे चाहिए होंगे। अब जैसे 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al टू O3, तो एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब 1 मोल के लिए कितने 3 फेराडे चाहिए। अब एल्यूमिनियम का जो मोलिकुलर मास कितना है 27 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए। 1 मोल के लिए 3 फेराडे है, तो ये लगभग 1.5 मोल के आसपास हो गए। तो इसके लिए है ना कितने चाहिए होंगे 5.5 फेराडे रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ ए 100 ml 0.1 m KMnO4 है ना। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब हो गया ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से है ना +2 ऑक्सीडेशन +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे है ना 1 मोल के लिए तो कितने चाहिए 7 फेराडे चाहिए। अब यहाँ पे है ना 1 मोल के लिए, तो अगर इसे मिलीमोल में लिखे, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेट करेंगे हम मिलीमोल में कैलकुलेट करेंगे, तो 10⁻³ मिलीमोल के लिए कितना 7 फेराडे चाहिए। तो इसका 100 ml इंटू 0.1 मोल, तो कितना हो जाएगा ये 10 मिलीमोल हो गया। 10 मिलीमोल के लिए कितने चाहिए होंगे 7/10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 0.07 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे 10 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻² बच जाएगा। तो कितना 1 मोल के लिए देखो कितना फेराडे चाहिए 7 फेराडे चाहिए, तो 0.1 मोल के 0.01 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 0.07 फेराडे चाहिए होगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ है 90 ग्राम H2O। अब H2O के है ना 1 मोल के ऑक्सीडेशन के लिए कितने है ना ये O2 और कितने इलेक्ट्रॉन कितने फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी 4 फेराडे 1 मोल के लिए। अब 90/18 इज इक्वल टू 90 क्या हो गया H2O का वेट हो गया, इसका मोलिकुलर मास हो गया, तो 5 मोल है ना 5 मोल ये क्या हो गया H2O है हमारे पास। तो 1 मोल के लिए 4 फेराडे है, नहीं सॉरी 2 मोल जो H2O है ना उससे 2 मोल H2O के ऑक्सीडेशन के लिए हमें कितना चाहिए 4 फेराडे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 2 मोल के ऑक्सीडेशन के लिए कितना चाहिए हमें 2 मोल H2O के ऑक्सीडेशन से हमें 1 मोल H2O में 1 मोल O2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 मोल H2O के ऑक्सीडेशन के लिए हमें 4 फेराडे चाहिए, तो 5 मोल जो H2O है उसके ऑक्सीडेशन के लिए हमें कितना चाहिए 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना 10 फेराडे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। नेक्स्ट अब ये आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स वगैरह समझ में आए होंगे।